हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। तो हमने लास्ट टाइम अपना एक चैप्टर खत्म कर लिया, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी स्टडीड अबाउट सेल स्ट्रक्चर, उसके अंदर के क्या क्या कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनल्स कौन से प्रेजेंट है सेल के अंदर, एंड देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट हाउ दिस ऑर्गेनल्स फंक्शन वन बाय वन। ओके, और फिर हमने हर एक डिटेल भी पढ़ी है, एंड देन वी हैड डन सम रिवीजन आल्सो ऑन इट, और फिर जाके we had discussed about different kinds of processes like osmosis, diffusion, ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है। तो ये चैप्टर होने के बाद अभी जब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर को जा रहे हैं, दैट इज इसी का नॉट चैप्टर, वी कैन से इट इज अ सब टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज सेल साइकिल। ओके, तो सेल साइकिल को जाने के पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज न्यूक्लियोलस को जब हम और डिटेल में पढ़ते हैं, दैट इज मैंने आपको लास्ट टाइम छोटा सा जिस्ट दिया था अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, और फिर मैंने आपको बताया था थोड़ा सा अबाउट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आज हम इन्हीं क्रोमोसोम्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज ये जो बाकी का जो कुछ बचा हुआ पूरा चैप्टर है, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन टेक्निक्स। ये सब कुछ में हम ये वर्ड बहुत बार सुनने वाले हैं, तो अगर ये वर्ड इतने बार आने वाला है और आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्रोमोसोम क्या है एक्चुअली, तो फिर जाके ये डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। ओके, सो हेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, कैसे फंक्शनिंग करता है, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं, ताकि वी कैन गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड देन वी कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। ओके, so coming to the main point of our chapter today, that is chromosomes। ठीक है, तो हमने बेसिक सी चीज पढ़ी हुई थी, मैं उसको थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे, that is we had talked about nucleus। ठीक है, और फिर हमने न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़े हुए थे, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, then we had talked about उसमें होता है न्यूक्लियोलस, उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, एंड देन मेन थिंग विच वी हैड टॉक्ड अबाउट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, तो क्रोमैटिन नेटवर्क जो है हमने लास्ट टाइम में बात की हुई है कि न्यूक्लियस का डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करते हैं, तो न्यूक्लियस के डायग्राम में हमने एक सेल एनवलप ड्रॉ किया, और उसके अंदर में ये न्यूक्लियोलस है, तो उसके अंदर ये ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, सो क्रोमैटिन इज द डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया हुआ था। तो डीएनए इज एक्चुअली प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक फॉर्मेट, और ये जो थ्रेड जैसे दिखने वाला डीएनए है, ये पूरी तरह से रोल्ड अप होके ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जनरली यहाँ पे ये न्यूक्लियस के अंदर जब होता है तब ये खुला होता है थ्रेड, हमेशा ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा खुला करके रखा हुआ एक थ्रेड का गोला होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों रखा जाता है, या फिर क्रोमैटिन थ्रेड नेटवर्क ऐसा क्यों है। सो क्रोमैटिन थ्रेड नेटवर्क जो है वो हेल्प करता है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेल को देने के लिए। वी हैव कॉल्ड न्यूक्लियस एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल। तो हेडक्वार्टर ऑफ द सेल होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर से सेल के अंदर क्या क्या चीजें बनानी है, या फिर सेल को किस चीज की जरूरत हो सकती है, कौन से एंजाइम्स चाहिए, उसकी जो लिपोप्रोटीन का बायलेयर है वो कैसे बनाना है, उसके राइबोसोम्स कैसे है, या फिर उसके अंदर जो भी प्रोटीन की चीज बनी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से आती है, थ्रू द डीएनए आती है। और ये जो डीएनए है इसीलिए फंक्शनल होना चाहिए, इसीलिए इसको हम खोल के रखते हैं। हम इसको रिलेट कर सकते हैं टू आवर बुक्स। ओके, तो अगर हमें बुक से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बंद करके हमें पता चलेगी क्या, नहीं, हमें उसको खोल के देखना पड़ेगा। वैसे ही डीएनए को हम क्या करते हैं, वी कीप इट ओपन इन द फॉर्म ऑफ दिस थ्रेड लाइक फॉर्मेट व्हिच इज कॉल्ड एज द क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, तो क्रोमैटिन नेटवर्क को जब भी हमें क्या करना है, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है, या फिर उसको हमें लेके जाके दूसरे सेल को भी देना है, या फिर इसका रेप्लिकेशन करके हमें सेपरेट करके दो सेल्स को इसकी एक एक कॉपी देनी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आता है बेसिस ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमोसोम आए कहाँ से। सो क्रोमोसोम इज
chromatin network which has been tied up very tightly to make it into a proper shape so that it becomes very easy for transportation into two different cells. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अभी बुक का एग्जांपल लिया फॉर क्रोमैटिन नेटवर्क, उसी के फॉर्मेट में बताती हूँ. तो अगर सपोज मैंने बहुत सारे ढेर सारे बुक्स खोल के रखे हुए हैं और फिर मैं पढ़ रही थी वहां से, ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ से उठ के जाना है इनटू सम अदर रूम और फिर जाके मुझे वहां पे से आई हैव टू walk for 1 kilometer and then I have to start studying there again. ठीक है, तो मैं क्या ये सारे खोले हुए बुक्स ऐसे ही हाथ में उठा के लेके जाके वहां पे रख दो और फिर पढ़ना शुरू करूंगी क्या? Will it be very easy for me to handle say 10 books which are open into my hands and carry it for 1 kilometer and then sit again? No, right? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to close each and every book, properly arrange it into a bag and then I have to carry that bag so that I can very nicely transfer. प्लस इसमें मैं इंश्योर कर रही हूँ कि सब सामान मैंने ले लिया, कुछ छूटा नहीं है, ठीक है, या फिर इसमें मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि कुछ चीजें लेफ्ट आउट ना रह जाए या फिर कुछ चीजें फटे नहीं, टूटे नहीं, खराब ना हो, एक दूसरे के अंदर उसकी पेजेस ना घुस जाए. तो ये सब चीजों का केयर लेना जरूरी हो गया था. ओके, तो वैसे ही जब सेल डिवाइड होने वाला है, जब सेल जाके 2 सेल बनाने वाला है, तो इस कंडीशन में ये सेल जो है या फिर ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है ये इस तरह से है अगर हम रखेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सेल टू डिवाइड इट इनटू 2 सेक्शंस एंड गिव वन कॉपी टू न्यू सेल. ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करता है, इट टाइज इट अप और इट वाइंड्स इट अप एंड इनटू अ क्रोमोसोम. ठीक है, तो वो क्रोमोसोम बनाता है. सो हेंस फ्रॉम क्रोमैटिन नेटवर्क वी प्रोड्यूस सबसे पहले क्रोमोसोम का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड. ठीक है, and then chromatids they join together to form chromosomes. ठीक है, तो ये क्रोमैटिड क्या है. ठीक है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें पता है कि वो ऐसा कुछ दिखता है. ठीक है, ये फैट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. तो क्रोमोसोम का एक जो सिंगल ये सेक्शन है, ठीक है, दैट इज ये जो एक सिंगल सेक्शन है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड. ठीक है, तो क्रोमैटिड बनता कैसे है ये मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया हुआ था. क्रोमैटिड इज मेड फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो क्रोमोसोम का बेसिक क्या है, क्रोमोसोम का बेसिस इज, क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस जो कि हमें क्रोमैटिन नेटवर्क से मिला हुआ है प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए. अभी आरएनए क्या है उसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी. एंड देन वी हैव प्रोटीन्स व्हिच आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. इनको सबको लेके हम टाई अप करके क्या बनाते हैं, वी मेक अ क्रोमैटिड. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, सपोज दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए. इसको हम रैप करना शुरू कर देते हैं लाइक दिस. ठीक है, एंड देन इट इज रैप्ड एंड री-रैप्ड एंड कॉइल्ड एंड रिकॉइल्ड जब तक हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर ना मिले. ठीक है, विथ हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड डीएनए. ठीक है, दिखने में जितना ड्रॉ करने में इजी उतना नहीं होता है एक्चुअली, बट देन स्टिल ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो इसको हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को लेके कुछ प्रोटीन्स के ऊपर हमने इसको बांधना शुरू किया है और बांधते बांधते हमने इससे क्या बनाया, क्रोमैटिड बनाया. क्रोमैटिड्स को एक साथ ज्वाइन किया, किसको, वी हैव जॉइंड इट टू दिस सेंट्रल स्फीयर व्हिच इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ठीक है, तो सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, जो सेंट्रल स्फीयर है, जो गोल है स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर को हम क्या करेंगे, 4 क्रोमैटिड्स को अटैच कर देंगे, 2 ऊपर 2 नीचे. ठीक है, सो वंस वी अटैच इट देन वी गेट दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज ए क्रोमोसोम. ओके, तो ये क्रोमोसोम जो है वो क्या है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आई होप दिस इज क्लियर कि क्रोमोसोम बना कैसे. ओके, सो वी हैड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्रोमैटिन नेटवर्क, जो उसका डीएनए है इट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. उसको हमने वाइंड एंड रिवाइंड करके बनाया क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड्स को हमने जोड़ा टू सेंट्रोमियर टू फॉर्म ए क्रोमोसोम. ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ डीएनए. ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ आरएनए एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने क्रोमोसोम में डाली हुई या फिर इससे हमने क्रोमोसोम को बनाया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन पार्ट, दैट इज व्हाट आर क्रोमोसोम्स. ओके, सो क्रोमोसोम्स दीज आर, इसका हम अगर लिटरल मीनिंग बोलेंगे तो क्रोमो या फिर क्रोमा का मतलब होता है कलर. ठीक है, एंड सोमा का मीनिंग होता है बॉडी. ठीक है, सो कलर्ड बॉडीज
जो भी न्यूक्लियस के अंदर जब भी हम स्टेनिंग करते हैं और न्यूक्लियस जब भी सेल डिवीजन फेज में होता है तो सबसे प्रोमिनेंट दिखने वाले रॉड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमें, स्टेन डार्कली स्टेन्ड दिखते हैं, इनमें अच्छा खासा कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है these are called as the physical basis of inheritance। ठीक है, तो ये physical basis of inheritance मतलब क्या है, क्योंकि क्रोमोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो हमें दिखता है, फिजिकली अपीयरिंग स्ट्रक्चर है, ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। इनहेरिटेंस यानी कि क्या, चीजों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरी करना या फिर देना भेजना, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ये सब चीजें कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल we know that we have a few set of characteristics present in us, okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ लोगों के बाल वेवी होते हैं, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, कुछ लोगों का आई कलर ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों के नाक एक तरह से होते हैं, कुछ लोगों के कान एक शेप के होते हैं, कुछ लोगों की हाइट एक स्पेसिफिक होती है, एंड दैट इज समवेयर और द अदर मैचिंग टू योर पेरेंट्स। ठीक है, और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दोज मैच टू देयर पेरेंट्स, दैट इज योर ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनके अंदर आए हैं वो कहाँ से आए, दे हैव कम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, फिर उनमें आए, उनमें से कहाँ आए, हमारे अंदर आ गए। सो हेंस ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये जो जीन्स है, ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वी कैन से ट्रेट्स है, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड फ्रॉम अनदर जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसीलिए दिस physical basis of inheritance is carried out by chromosomes। okay, तो chromosomes are responsible for inheritance, ये चीजों को कैरी करना, जीन को कैरी करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, ये सब चीजें कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। Then size of the chromosome, so size of chromosome is variable, अलग अलग साइज ऑफ क्रोमोसोम हमें दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू अलग अलग phases which is the cell going through। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि एक साइज एंड शेप का क्रोमोसोम हमेशा ऐसा ही दिखेगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब सेल फंक्शन करता है तब तो क्रोमोसोम का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि तभी क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। जब वो सेल डिवीजन को प्रिपेयर करेगा तो भी मे बी हमें क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमियर्स दिखना शुरू हो जाएंगे, एंड देन उसकी असेंबली जब स्टार्ट हो जाएगी टुगेदर या फिर उसको हम बनाना शुरू कर देंगे क्रोमोसोम को, तो हमें क्रोमैटिन नेटवर्क नहीं दिखाई देगा, बस हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। सो हेंस क्रोमोसोम साइज कैन बी वेरिएबल। प्लस सेकेंड रीजन इसका ये भी होता है साइज वेरिएबिलिटी का, कि हर एक क्रोमोसोम का शेप और साइज अलग होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट काइंड ऑफ जीन्स इट इज कैरिंग। ओके, सो इस हिसाब से इट्स साइज इज वेरिएबल। ओके, देन कंपोजिशन, जैसे हमने यहाँ पे भी बात की, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए इनटू इट। ओके, सो इट कंटेन्स डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस आरएनए। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, क्या करता है, डीएनए कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, देन अगेन इट कॉइल्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन एंड मेक्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, व्हिच कॉइल्स एंड रिकॉइल्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, टू मेक another yet another complex structure, and then it coils and recoils and joins together, ठीक है, to make a shape which we call as chromosome। okay, so as this step by step formation of chromosome, that is composition of chromosome में हमें पता चलता है कैसे बनता है। सबसे पहले हमारे पास थ्रेड लाइक डीएनए है, उसको बाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोटीन्स है और कुछ आरएनए मटेरियल बचा हुआ है, दैट आरएनए मटेरियल इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। ओके, सो हेंस दिस इज डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, तो डीएनए हमने जैसे लास्ट टाइम में बात की थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है वो क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन खुद के पास रखता है, आरएनए उसका पीए है, पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट क्या करते हैं, जब भी बॉस कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है वो इन्फॉर्मेशन को वो लोग लिख लेते हैं एंड देन दे कन्वे टू द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, तो अपने पास बॉस कौन है, न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए इज द बॉस। ठीक है, डीएनए की इंफॉर्मेशन पढ़ कौन सकता है, इट कैन बी रेड बाय आरएनए। ओके, तो आरएनए विल रीड द इंफॉर्मेशन, टेक द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करने के बाद आरएनए क्या करेगा, आरएनए विल ट्रांसफर इट टू द वर्कर्स ऑफ द सेल। वर्कर्स कौन है, राइबोसोम्स वर्कर है। राइबोसोम ने काम किया तो उसको प्रोसेसिंग करने वाले कौन वर्कर्स है, आरईआर, एससीआर वर्कर्स है।
फिर जाके इन सबसे पैकेजिंग करने वाले कौन सा डिपार्टमेंट है, गोल्गी apparatus उसका पैकेजिंग करने वाले डिपार्टमेंट है, और फिर जाके इसको यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सेल की रिक्वायरमेंट हम करेंगे, ठीक है। सो दिस एंटायर वर्क इज कैरिड आउट बाय द डीएनए एंड आरएनए, ओके। सो आरएनए का फंक्शनिंग क्या है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लो, उसको सेल को बताओ, ओके। सो दैट इज आरएनए। Then number of chromosomes. Now number of chromosomes is very specific for every specific organism. जैसे for example humans में chromosome number is always 46, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं 23 पेयर, ठीक है। 23 पेयर यानी 23 into 23 that is 23 into 2 that is 46 chromosomes, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स कैसे है, 23 पेयर मतलब क्या, 23 into 2 that is 46 क्रोमोसोम्स, ओके। सो है 46 क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन स्पेसिफिक नंबर है। सारे ह्यूमंस में सारे न्यूक्लियस का अगर क्रोमोसोम बनाएंगे तो उसमें से 46 क्रोमोसोम्स ही बनेंगे, 23 पेयर, ओके। व्हाई 23 पेयर बोल रही हूँ मैं इसको, बिकॉज 23 इज द एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो सारे जीन्स है हमारे बॉडी के, जो भी सारी चीजें हमारे बॉडी को बनाने के लिए चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए चाहिए, कैसे प्रोटीन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए जितने चाहिए जीन्स, दोज कम ऑन 23 क्रोमोसोम, ठीक है। एंड देन वी हैव वन मोर सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम विच इज कॉपी ऑफ दिस 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि 23 का पेयर है, एग्जैक्ट कॉपी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 2 बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, तो क्या होगा, एक दूसरे की कॉपी है, बट इसकी जरूरत क्या है, सपोज एक कॉपी गुम गई, फट गई, कहीं उसको कुछ खराब हो गई, इंक विंक गिर गया उसमें से हम रीडिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अभी, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड क्राइंग व्हाट वी हैव, सेकंड पेयर, ठीक है। वैसे ही अगर जेनेटिकली हमारे पास अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो फिर हमें जरूरत क्या है 23 क्रोमोसोम्स की। सपोज इस पेयर में से एक आधी क्रोमोसोम गायब हो गया, एक आधी क्रोमोसोम टूट गया, एक आधी क्रोमोसोम में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि उसकी इंफॉर्मेशन का कॉपी है, दैट इज नेक्स्ट पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम। हेंस 23 pair, 23 into 2, 46 chromosomes, okay. So this is number for human, this is very specific number for humans. Other organisms have their own specific number, ठीक है। Then ये जो 23 पेयर है, इसमें से एक कॉपी अगर हम सिर्फ कंसिडर करेंगे, then it is called as haploid, haplo यानी 1, ठीक है। And here if we say 46 chromosome या फिर 23 pair यानी 23 into 2, then it is called as diploid, that is 2, diploid यानी 2, ठीक है। तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड। We are going to talk about haploid and diploid in more detail during cell division. ये आपको बहुत बार सुनने आने वाला है कि हैप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड, 46 chromosomes, 23 pair of chromosome diploid, okay. So hence cell can be either haploid, cell can be either diploid. ये हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि सेल हैप्लॉइड कैसे हो गया या फिर सेल डिप्लॉइड कैसे हो गया, ठीक है। Then now we are going to talk about different types of chromosome, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किस हिसाब से होते हैं, सो क्रोमोसोम के अंदर जो उसका सेंट्रोमियर है, जो उसका सेंट्रली प्लेस्ड जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो उसको पूरी तरह से अटैच करके बना रहा है, उसके पोजीशनिंग के हिसाब से हम क्रोमोसोम के टाइप्स डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज प्रेजेंट एट द टिप, टोटली एट द टिप, और उसके 2 क्रोमैटिड बहुत लंबे और नीचे तक आ रहे हैं, ठीक है, देन दिस वन इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो टीलोसेंट्रिक यानी उस टीलो यानी एंड, एज, ठीक है, उसके एंड में उसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर हैज कम टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम एट द टॉप ऑफ द क्रोमोसोम, और उसके 2 क्रोमैटिड पूरी तरह से नीचे है। दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। देन अगर वो एंड के थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी उसके एकदम टिप के थोड़ा सा नीचे ऊपर छोटे छोटे क्रोमैटिड और नीचे लंबे क्रोमैटिड, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। अब सेंटर यानी कि मिड से थोड़ा सा ऊपर, ओके, सो इट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक,
ठीक है। सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, ये अगर उसका सेंटर होता था तो उसके थोड़ा सा ऊपर। अभी ये एक्रोसेंट्रिक के ऊपर के छोटे वाले से थोड़ा लंबा है, बट उसका नीचे वाला पार्ट भी लंबा है, काफी लंबा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। एंड देन अगर ये बराबर बीच में है, दैट इज सेंट्रोमियर एट सेंटर, यानी कि वो बराबर बीच में, क्रोमैटिड दोनों भी तरफ के एक ही साइज के हैं, देन इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक, ठीक है। सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, द वन इन विच द सेंट्रोमियर लाइज एग्जैक्टली एट द मिड। तो ये हो गए इसके चार टाइप, मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर एट द सेंटर, सब मेटासेंट्रिक सेंटर को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक सेंटर छोड़ के बहुत ऊपर बट एकदम एज पे नहीं, और फिर एकदम एज पे यानी एंड पे टीलोसेंट्रिक, ओके, टीलो यानी एंड एट द टॉप, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ओके। आफ्टर दिस वी हैव फ्यू प्रॉपर्टीज टू डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमोसोम में क्या क्या आता है, यानी ये क्या करते हैं क्रोमोसोम, या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है सेल के लिए। तो सबसे पहले वो रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन यानी सेल डिवीजन, एक सेल का रेप्लिका बनाना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या फिर सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन कौन कॉपी करना चाहिए, क्रोमोसोम्स करते हैं, यानी कि डीएनए करता है। डीएनए कॉपीज इटसेल्फ इनटू टू कॉपीज, ये जो दो कॉपीज बनी हुई है इनमें से एक कॉपी जाएगा एक सेल को, दूसरा कॉपी जाएगा दूसरे सेल को, तब जाके पहले वाले सेल के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है और दूसरा नया बना हुआ जो सेल है उसके पास भी नया और पूरी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। सो द डॉटर सेल्स फ्रॉम द मदर सेल व्हिच आर बीन प्रोड्यूस्ड विल हैव द एंटायर इंफॉर्मेशन। ये लोग अभी अपनी लाइफ खुद जी सकते हैं, otherwise they will have to depend on some or the other cells here and there to find out anything if they could use, or else there will be inevitable death of the cell, right। तो अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो उसका सर्वाइवल जो है वो ऑब्वियसली डेंजर में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बता दी। थर्ड इज रिपेयर, जैसे फॉर एग्जांपल सेल में कुछ डैमेज हो गया है, फिर सेल के अंदर की कुछ चीजें खराब हो रही है, अगर उसका मेम्ब्रेन खराब हो रहा है या फिर उसके अंदर सब सारी चीजें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करने हैं वो अगर खराब हो रहे हैं, तो इनको सबको रिपेयर करना, ये सब प्रोड्यूस करना, नई नई चीजें बनाना, प्रोटीनेशियस चीजों को बनाना, ये सारा फंक्शनिंग क्रोमोसोम्स और डीएनए का होता है, ठीक है। चेंज इन द अपीयरेंस, बिकॉज नाउ वी आर टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस, हमने क्या बोला हुआ है, इनहेरिटेंस में कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरिड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये सारी चीजों में चेंजेस आना, ये सारी चीजों में मॉडिफिकेशन करना, ये काम भी क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। तो जैसे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कुछ ना कुछ नई चीज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल वी से दैट वी कमिंग फ्रॉम समवेयर रिलेटेड टू मंकीज, ओके। तो मंकीज में टेल है, हमारे अंदर टेल नहीं है, हमारा टेल गायब कहाँ से हुआ, दैट इज ड्यू टू चेंज इन टू अपीयरेंस, ओके। सो दैट इज एवरीथिंग रिटन ऑन क्रोमोसोम। मंकीज के क्रोमोसोम पे लिखा हुआ है कि उसको टेल होना चाहिए, हमारे क्रोमोसोम पे लिखा हुआ है हमारा टेल बहुत शॉर्ट या फिर है ही नहीं, दिखता नहीं है, ठीक है। देन लास्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी सडन चेंज इनटू द जेनेटिक मटेरियल व्हिच कॉजेस चेंज इनटू अपीयरेंस, ठीक है। तो ये कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, म्यूटेशन होना बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। तो म्यूटेशंस जो है बहुत सारे बार दिखते हैं या फिर नहीं भी दिखते हैं, तो म्यूटेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना या फिर म्यूटेशंस होना या फिर उसकी वजह से चेंजेस आना, उसकी वजह से नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना, कुछ पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स डिलीट हो जाना, ये सब का रीजन और बेसिस इज थ्रू क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो हेंस क्रोमोसोम्स आर यूजफुल फॉर दिस प्रोसेस आल्सो, दैट इज taking the information forward, changing the information, mutating the information and bringing into new information into the new cells, okay। तो जब तक ये होते रहेगा तब तक evolution होते जाएगा, अगर ये stop हो गया तो evolution will stop, and if evolution stops we cannot adapt, we will not be able to adapt to the changing environment, okay। So hence mutation, evolution बहुत essential है, okay, otherwise the fate of the say any living organism will be into danger, ठीक है। तो hence this सबका इसका basis क्या है, chromosomes, okay। So now we are going to discuss about transcription in detail, okay। So now what is the process of transcription? ठीक है, actually there is not just only transcription, there is one more thing which I will tell you today, that is translation,
ओके, सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन? ये आपको अभी कुछ ज्यादा काम का नहीं है, ये आपको एनटीएससी में थोड़ा बहुत काम में आ सकता है, बट देन दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेनेवर यू गो टू 11th एंड 12th. ओके, सो हेंस ये पार्ट अगर नहीं समझते देन यू कैन आस्क मी इनटू डाउट. If you have any further doubts, then also I will try and clear it. Then also if you don't understand that, we will just go through it once again, okay, and try to understand it. क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा आपको अभी इस लेवल पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसके ऊपर हम बहुत स्ट्रेस नहीं देंगे, इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. तो बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस क्यों एसेंशियल है? क्योंकि प्रोटीन, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो सभी को हमने अगर प्रोटीन से बना हुआ है तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोटीन को बनाने का प्रोसीजर क्या है? सो हेंस प्रोटीन को बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. सो व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट वी विल डिस्कस टुडे. तो अपने पास डीएनए है, उसको हम लेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. एंड कन्वर्टेड इनटू आरएनए, ओके, एंड देन आरएनए को हम करेंगे ट्रांसलेशन, दैट इज दिस, इनटू प्रोटीन, ठीक है. ये जो हमने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन बनता कैसा है? प्रोटीन बनता है ये स्टेप्स से. पहले अपने पास डीएनए है जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, उसमें से हमने आरएनए बनाया है और आरएनए से हम प्रोटीन बनाने वाले, ठीक है. तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल से एक स्टोरी फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है. सो वी हैव डीएनए, ओके. तो डीएनए सपोज एक इंसान है, आरएनए एक इंसान है, प्रोटीन एक फैक्ट्री है, ठीक है. तो डीएनए जो है ही नोज टू स्पीक ओनली कन्नड़ा, ठीक है. कन्नड़ा एक लैंग्वेज है, उसको सिर्फ कन्नड़ा बोलना आता है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है. आरएनए जो है इट कैन स्पीक कन्नड़ा एंड इंग्लिश, ओके. तो आरएनए को 2 लैंग्वेजेस आती है. और फिर प्रोटीन्स जो है उनको सिर्फ इंग्लिश आता है, उनको बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है. तो ये कंडीशन में अपने पास कौन बचा है? आरएनए है, जो क्या कर सकता है? डीएनए को समझ सकता है और प्रोटीन को समझा सकता है कैसे बनाना है, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करेंगे यार? ये बॉस है, तो ऑर्डर कौन देगा? डीएनए देगा. ऑर्डर समझेगा कौन? ऑर्डर समझेगा आरएनए, ठीक है. सो व्हाट विल आरएनए डू? कॉपी द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डीएनए, ओके. जब ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ये कॉपी कर लेगा तब ये जाके क्या करेगा? ये प्रोटीन बनाने वाले मशीनरी को ये पूरी तरह से इंफॉर्मेशन समझाएगा इन इंग्लिश, ओके. सो हेंस व्हाट इज हैपनिंग नाउ? ट्रांसलेट करेगा कन्नड़ा को, वो पूरी तरह से क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इनटू इंग्लिश लैंग्वेज और फिर ये उनको बताएगा, ठीक है. तो ये समझा के बताएगा कि क्या बनाना है, डीएनए की इच्छा क्या है क्या करने की. डीएनए को चाहिए कि ये फलाना नाम का एंजाइम बनाओ, तो फिर ये क्या करेगा? डीएनए को पहले तो आरएनए जाएगा डीएनए के पास थ्रू न्यूक्लियोपोर्स, ओके. तो न्यूक्लियोपोर से साइटोप्लाज्म से आरएनए विल ट्रैवल इनसाइड, गो इनसाइड एंड इट विल डू व्हाट? जब इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी रीड कर लेगा. रीड करने के बाद आरएनए जो है वो बाहर आएगा न्यूक्लियोपोर से, ओके. सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सो यहाँ पे जो आरएनए है वो क्या करता है? सो आरएनए जो है वो डीएनए के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन समझ सकता है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डीएनए के ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड करके आरएनए बनाएंगे. आरएनए ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाहर निकलेगा थ्रू न्यूक्लियोपोर. न्यूक्लियोपोर्स आर स्मॉल ओपनिंग्स और स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप. वहां से आरएनए बाहर निकलेगा, कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में कौन है? 2 चीजें, आरईआर, एसईआर. तो आरईआर या फिर सॉरी नॉट एसईआर, आरईआर एंड राइबोसोम्स. आरईआर के ऊपर भी राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स है. तो ये आरएनए क्या करेगा? ये जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर देगा राइबोसोम को. राइबोसोम एग्जैक्टली एक्ट्स लाइक अ स्विंग मशीन. तो ये स्विंग मशीन में जैसे एक एक नीडल जाते रहता है और एक एक लाइन ऑफ थ्रेड्स वहां पे बनाते जाता है, ठीक है. वैसे ही राइबोसोम के अंदर में प्रोटीन का एक एक छोटा छोटा टुकड़ा आते जाता है
ओके, और वो अटैच करके बीड्स का एक माला जैसा होता है, जैसे पर्ल का नेकलेस होता है, वैसा काइंड ऑफ एक प्रोटीन बनाना एक एक करके शुरू कर देता है। और फिर आरएनए का जैसे पूरा वो इंफॉर्मेशन रीड करेगा और जैसे ही वो एंड तक पहुंचेगा वैसे ही पूरा का पूरा लंबा सा प्रोटीन का चेन बनेगा। ठीक है, दिस चेन ऑफ प्रोटीन इज देन टेकन टू गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus उसको पैकेज करेगा अलग अलग शेप्स में जरूरत के हिसाब से, और फिर जाके इसको जहां काम है वहां पे डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ transcription and translation. So the process of dictating the information of DNA into an understandable language, that is into RNA, is called as transcription. This first process is called as transcription. ठीक है, and then processing the information of RNA into protein is called as translation. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेंगे, आरएनए को देंगे, आरएनए से इंफॉर्मेशन राइबोसोम को देंगे, वहां से हम प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, दैट इज डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स, दैट इज मेकिंग प्रोटीन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो प्रोटीन अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग प्रोटीन के यूसेजेस। ठीक है, so hence we will stop here for today. I hope chromosomes, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स आपको सब कुछ समझ में आया है। इसके बेसिस पे ही हम पूरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। सो आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि अब इसके बाद आप सिर्फ क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रोमोसोम, सेल सेल सेल, सेल डिवीजन सेल डिवीजन सेल डिवीजन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, माइटोसिस मियोसिस, यही वर्ड सुनोगे। तो अगर ये अभी क्लियर नहीं हुआ, देन यू कैन टेक ऑल ऑफ नोट डाउन ऑल ऑफ योर डाउट्स, ask me one by one, I will try and clear it as soon as possible. ठीक है, तो take your time and go through the chapter completely. ये वाले पार्ट पे स्पेसिफिकली आप ध्यान दो, मैं आपको इसके साथ छोटे से नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, उसको भी आप रीड करो, कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क। ओके, सो दिस इज अबाउट chromosomes. Okay, so I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye.